नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप सब? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कंप्लीट वीडियो आप लोग देखना और पिछले वीडियो आपने देखे हैं, कमेंट्स भी की है, बहुत अच्छा लगा। और पसंद तो आप लोग करते हो, ऐसी बात नहीं है, और शेयर भी आप लोग करते हो इसको। सब्सक्राइबर इंक्रीज़ हो रहे हैं अपने, यानी जो परिवार है वो बढ़ रहा है। तो ये सब आपका ही सहयोग है, तो आप लोग इसको शेयर किया करो। और फ्री ऑफ कॉस्ट, ये वर्तमान में कंडीशन लॉकडाउन चल रहा है तो आपको ऐसा मिलेगा नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और सिस्टमेटिक वे से जैसे हम पढ़ते हुए चल रहे हैं। एक कैसे एग्ज़ाम में सवाल बनेंगे और एक पॉइंट टू पॉइंट, यानी सारी की सारी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ और लिखवा भी रहा हूँ साथ के साथ। तो आप लोग इसको शेयर किया करो, साथ के साथ कमेंट्स बॉक्स में बताया करो कि आपको इस तरीके से और हमें इंक्रीज करना है। तो करते हैं शुरुआत अपने टॉपिक की। आज हम पढ़ने वाले हैं, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से हमारे राष्ट्रपति की योग्यताएं होती हैं। आर्टिकल 52 में क्या है, 53 में क्या है, 54 में क्या है, 55 में क्या है, इस तरीके से सारे के सारे प्रावधान मैंने आपको वहाँ पर बताए हैं लास्ट वीडियो में। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल कौन होगा, और राष्ट्रपति के संबंध में बात करें तो हम राष्ट्रपति के लिए ही कि उसकी निर्वाचन प्रणाली क्या है, तो उसके बारे में हम कंप्लीट यहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में बात कर ली है। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति की टाइम पीरियड क्या होता है, यानी कार्यकाल कितना होता है। कि राष्ट्रपति का चुनाव तो करा लिया था हमने कल लास्ट टाइम कि वहाँ पर आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली से होता है। एक निर्वाचक मंडल करता है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और सभी जो सांसद होते हैं, एमपी होते हैं निर्वाचित, वो क्या करते हैं, वोट डालते हैं। ये सारी की सारी कंप्लीट हमने बात कर ली थी। किसी राज्य की विधानसभा भंग है तो किस तरीके से वहाँ पर प्रावधान किया गया था, सब मैंने वहाँ पर आपके साथ बात की है। अच्छे से आप लोग उसको देखना, आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आज हम पढ़ने वाले हैं कार्यकाल, और कार्यकाल किस आर्टिकल में है, तो वहाँ पर मैंने कहा है आपको जो एक सिस्टमेटिक वे से जो हमारी बातें हैं हम उनको कंटिन्यू करते चलेंगे, और कार्यकाल भी आर्टिकल भी मैं आपको लिखवा दूंगा। तो आर्टिकल नंबर 56 में कार्यकाल के संबंध में प्रावधान किया गया है, उसको हम पढ़ने की शुरुआत करते हैं। जस्ट एक सेकंड आप रुकिए, फिर करते हैं शुरुआत। चलो अब करते हैं शुरुआत। किसके संबंध में? आर्टिकल नंबर कहाँ पर लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 56 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 56 में लिखा हुआ है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल। और अच्छे से आप लोग इसको समझना, किस तरीके से एग्जाम में सवाल बनता है उसको भी मैं बताने वाला हूँ, और क्या कार्यकाल होता है। अब यहाँ पूछता है कि कार्यकाल कब से आरंभ हुआ माना जाता है, यानी कार्यकाल का समय कब से आरंभ हुआ माना जाता है। तो यहाँ पर ध्यान से आप लोग अच्छे से बात याद रखना। कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष होता है। और कब से होता है 5 वर्ष? इसके पद ग्रहण करने की तिथि से होता है, करने की तिथि से होता है। यानी कार्यकाल तो 5 वर्ष होता है, पर कब से होता है? जब वह पद ग्रहण कर लेता है, उससे 5 वर्ष ये हो जाता है कंप्लीट, कि 5 वर्ष की शुरुआत हो जाती है। अब यहाँ अच्छा सा पॉइंट तो ये बन जाता है कि क्या राष्ट्रपति पहले भी अपना त्यागपत्र दे सकता है या फिर नहीं दे सकता है। तो यदि बात करें कंप्लीट कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का नॉर्मल तौर पर। अब उसकी बात आती है कि राष्ट्रपति पहले भी अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, तो राष्ट्रपति हाँ बिल्कुल पहले भी अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। कार्य
काल के जो 5 वर्ष हैं उससे पहले भी क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं या सौंप सकते हैं। और ये कब से ऐसा होता है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंप सकते हैं? 5 वर्ष से पहले ही ऐसा कर सकते हैं। और ये अपनी स्वेच्छा के अनुसार भी ऐसा कर सकते हैं या इनके संबंध में आता है कि इन पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाएगी, तो वहाँ पर इस प्रक्रिया के माध्यम से भी राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पहले हटाया जा सकता है। तो यहाँ पहले की कंडीशन हम बात करें कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र 5 वर्ष से पहले उपराष्ट्रपति को सौंप सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। और कौन सी कंडीशन हो सकती है? पहली कंडीशन होती है स्वेच्छा से, यदि ऐसा करते हैं स्वेच्छा से कर सकते हैं, से ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। और दूसरी कंडीशन की यहाँ बात करें और क्या है, तो यहाँ महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से हटाने पर। अब अच्छे से आप लोग यहाँ समझना, अपनी स्वेच्छा के अनुसार ऐसा कर सकते हैं और महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से हटाने पर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र पहले ही सौंप देते हैं उपराष्ट्रपति को। ये कंडीशन होती है यहाँ कि 5 वर्ष से पहले क्यों त्यागपत्र अपना राष्ट्रपति दे सकते हैं। अब ध्यान से आप लोग ये बात समझना, देखो महाभियोग शब्द यहाँ पर प्रयोग हुआ है, कहाँ पर प्रयोग हुआ है? ये महाभियोग शब्द प्रयोग हुआ है। तो यहाँ से सवाल बनता है कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो किस प्रक्रिया के माध्यम से या उसकी प्रक्रिया किस आर्टिकल में उसका प्रावधान किया गया है, यानी महाभियोग की प्रक्रिया किस आर्टिकल में दी गई है। तो वहाँ आपका आंसर होता है 61 या 61 आर्टिकल में। और जबकि बात की जाए महाभियोग शब्द का किस अनुच्छेद में सबसे पहले प्रयोग किया गया है, तो आर्टिकल नंबर 56 यानी 56 में देखने के लिए मिलता है राष्ट्रपति पर महाभियोग जैसा शब्द। यानी शब्द की बात की जाए तो वहाँ आपका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 56 में मिलता है प्रावधान। और प्रक्रिया की बात की जाए, क्या होती है प्रक्रिया, अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ आर्टिकल नंबर 61 में। आप लोग चिंता बिल्कुल मत करना। तो बात की जाए महाभियोग शब्द कहाँ पर मिलता है, सबसे पहले महाभियोग शब्द का प्रयोग सबसे पहले इसी आर्टिकल में मिलता है, इसी आर्टिकल में मिलता है। और कौन से आर्टिकल में मिलता है, तो वहाँ आपका आंसर होगा आर्टिकल नंबर 56 यानी 56 में मिलता है। अब बात यहाँ आती है, यहाँ पर ये महाभियोग जैसा शब्द कहाँ मिलता है, आर्टिकल नंबर 56 में। ये कंडीशन हुई है कि राष्ट्रपति अपने मन से ऐसा करते हैं या 5 वर्ष से पहले ही राष्ट्रपति को हटा सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है। अब ये बात आती है यहाँ पर, क्या राष्ट्रपति का पद पहले भी खाली हो सकता है 5 वर्ष से पहले भी? तो राष्ट्रपति का पद 5 वर्ष पहले से भी खाली हो सकता है। कौन कौन सी कंडीशन में? यदि स्वेच्छा से ऐसा करते हैं तो त्यागपत्र देते हैं, पहली कंडीशन। और दूसरा, महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाए तो ऐसा कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि और कोई कंडीशन हो सकती है जिससे राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, अपना पद से 5 वर्ष पहले से भी हट सकते हैं। तो एक कंडीशन यहाँ पर और शामिल होती है, उसको भी आप लोग याद रख लेना। तीसरी कंडीशन, यदि पद पर रहते हुए 5 वर्ष के अंतराल में ही या 5 वर्ष के पहले ही
मृत्यु हो जाती है राष्ट्रपति की, तो उस कंडीशन में भी राष्ट्रपति का क्या हो जाता है, पद रिक्त माना जाता है, रिक्त माना जाता है। तो यदि राष्ट्रपति की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है। और जब मैं आपको उपराष्ट्रपति पढ़ाऊंगा तो वहाँ भी आपको ये बताने वाला हूँ उपराष्ट्रपति का सबसे मेन उद्देश्य क्या होता है। अब ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान से अच्छे से एक बात याद रखना कि कौन कौन सी कंडीशन में राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है। 5 वर्ष से पहले ही स्वेच्छा से यदि अपना त्यागपत्र सौंपते हैं उपराष्ट्रपति को, पहली कंडीशन। दूसरी, महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से हटाने पर राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, अपना इस्तीफा दे सकते हैं। और यदि कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है 5 वर्ष से पहले ही। अब यहाँ बात आती है कि राष्ट्रपति का पद कितने समय तक खाली रह सकता है। अच्छे से, और बहुत ही मोस्ट पॉइंट है, इस बात को आप लोग याद रख लेना। यहाँ एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि राष्ट्रपति का जो पद है वो कितने समय तक खाली रह सकता है, 6 सप्ताह, 6 माह, या फिर 6 दिन, या फिर बिल्कुल भी खाली नहीं रह सकता। तो ये आप लोग बात याद रखना। एग्ज़ाम में सवाल कैसे पूछेगा कि राष्ट्रपति का जो पद है वो कितने समय तक खाली रह सकता है। एक तो यहाँ होगा 6 दिन, दूसरा होगा 6 सप्ताह, और तीसरा होगा 6 माह, और चौथा होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन होगा पद कभी भी खाली नहीं रहता है, कभी भी खाली नहीं रहता है। तो आप लोग इसको वीडियो पॉज करो और थोड़ा सा एफर्ट लगाओ। यदि पहले आपने कहीं पढ़ा है और नहीं पढ़ा है तो मैंने कहा है आपको ये कंप्लीट मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से एग्ज़ाम में सवाल बनते हैं और उसका आंसर किस तरीके से हम रखेंगे याद। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अब यहाँ आता है आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होता है पद कभी भी खाली नहीं रहता है। राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रह सकता है। इसके स्थान पर यदि राष्ट्रपति की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उस समय से ही क्या हो जाते हैं, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाते हैं। उपराष्ट्रपति होता ही इसलिए है, यदि राष्ट्रपति नहीं है तो उनके स्थान पर क्या होगा, उपराष्ट्रपति को ही क्या बन जाता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाता है। तो वहाँ आपका आंसर होगा पद कभी भी खाली नहीं रहता है। राष्ट्रपति का पद कभी भी क्या नहीं रहता है, खाली। राष्ट्रपति पद कभी भी खाली नहीं रहता है। ये आप लोग बात याद रख लेना अच्छे से, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बहुत बढ़िया सवाल है। ये तो बात हुई कार्यकाल के संबंध में, कितना कार्यकाल होता है, कैसे पद रिक्त हो सकता है, महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, आर्टिकल 61 में आपको कंप्लीट समझाने वाला हूँ, बिल्कुल चिंता आप लोग मत करो। और उसके बाद किस तरीके से शब्द की बात आती है, तो महाभियोग शब्द आर्टिकल 56 में लिखा है, गलत होता है एग्ज़ाम में, 61 ही पहला ऑप्शन मिलता है। तो ध्यान से आप लोग इस बात को याद रखना। और कितने समय तक खाली रह सकता है, तो किसी भी समय तक खाली नहीं रह सकता। उस पद पर क्या होंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति बन जाएंगे। और एक सवाल यहाँ से ये बनता है, क्या राष्ट्रपति 5 वर्ष से अधिक समय तक भी क्या पद पर रह सकते हैं या फिर नहीं। सवाल मैंने आपसे बोला है, ध्यान से इसको सुनो आप लोग, बाकी इसको साफ करूंगा तो अभी आप लोग स्क्रीनशॉट लेना, सवाल आप लोग सुन लो, ऐसे लिखना चाहो तो आप लोग लिख लेना। राष्ट्रपति
क्या 5 वर्ष से अधिक समय तक भी अपने पद पर रह सकते हैं या नहीं रह सकते? तो वहाँ आपका आंसर होगा बिल्कुल रह सकते हैं। जब तक उनका अगला प्रतिनिधि चुनकर ना आ जाए तब तक राष्ट्रपति क्या रहते हैं, अपने पद पर ही रहते हैं। ये भी आप लोग बात याद रखना, क्योंकि राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रहता है। यदि कोई वक्त लगता है उनको आने में तो उस कंडीशन में क्या होता है, राष्ट्रपति उसी समय तक अपने पद पर रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये सारी की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। अब बात करते हैं हम कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा। कार्यकाल की तो हमने बात कर ली, यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाता है तो उसका कार्यकाल किस तरीके से होगा। अब बात आती है यहाँ कि इनको शपथ कौन दिलाता है या उसका प्रावधान कहाँ पर किया गया है। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। सिस्टमेटिक वे से हम लोग पढ़ रहे हैं और कोई भी एक्स्ट्रा हम बात नहीं करते हैं बीच में, क्योंकि आपने देखा होगा इतनी सारी वीडियो हुई हैं अपनी, कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं की है मैंने आपसे। सिर्फ हम ओनली जो मेन हमारा क्या है सब्जेक्ट होता है उस पर ही हम लोग बात करते हैं और कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करते हैं। तो एक्स्ट्रा कोई भी इसमें टाइम वेस्ट भी नहीं होता आपका और प्रॉपर चलता रहता है। अब हम बात करते हैं किसके संबंध में, अब बात करते हैं शपथ के संबंध में। और शपथ का प्रावधान कहाँ पर दिया गया है, आर्टिकल नंबर 60 में दिया गया है। शपथ भारत के राष्ट्रपति की शपथ, यानी यहाँ पर ओथ का प्रावधान किया गया है, OTH ओथ। यहाँ ओथ का प्रावधान देखने के लिए मिलता है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता कौन है। तो ध्यान से आप लोग अच्छे से याद रखना और सभी को याद होगा ये वाली बात, तो कोई ऐसी बात इसमें है ही नहीं। तो भारत के राष्ट्रपति को भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। ये आप लोग अच्छे से याद रखना। कौन दिलाते हैं शपथ, भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं, यानी CJI दिलाते हैं शपथ। अब बात यहाँ पर आती है कि यदि CJI नहीं है तो उसकी कंडीशन में कौन शपथ दिलाएगा। तो ये भी आप लोग याद रखना, यदि CJI उपस्थित नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। ये भी आप अच्छे से याद रख लेना। कौन दिलाता है शपथ, तो भारत के CJI, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। यदि नहीं है तो वहाँ पर कौन दिलाएगा शपथ, वरिष्ठतम न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, इनको शपथ दिलाते हैं। ये आप लोग अच्छे से बात याद रख लेना। अब यहाँ पर बात आती है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो शपथ क्या लेते हैं। कभी कभी एग्जाम में उनके सीधे शपथ के ही शब्द पूछ लेता है, तो आप लोग इनको भी याद रखना। मैंने कहा है कोई छोटी से छोटी चीज़ आपके लिए बचेगी नहीं। यहाँ पर केवल और केवल भारत के एकमात्र भारत का जो सदस्य या भारत का जो नागरिक है वो केवल भारत का राष्ट्रपति ही है जो राष्ट्र संविधान की संरक्षण की शपथ लेता है। बाकी सभी संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं, यानी संविधान के अंदर रहकर कार्य करेंगे और भारत का राष्ट्रपति
केवल भारत का ही राष्ट्रपति भारत के संविधान के संरक्षण की शपथ लेता है, यानी भारत का संविधान का संरक्षण करेगा स्वयं राष्ट्रपति। ये शपथ भारत का राष्ट्रपति लेता है यहाँ पर। तो उन शब्दों की यहाँ पर हम बात करते हैं, कौन से शब्द यहाँ पर शब्दों के जो शपथ के जो शब्द हैं वो कौन कौन से हैं, उनको आप लोग याद रख लेना। तो यहाँ क्या कहता है राष्ट्रपति? मैं संविधान का परिरक्षण संरक्षण, मैं संविधान का परिरक्षण संरक्षण संरक्षण तथा प्रतिरक्षण करूँगा। ये सब यहाँ पर, तथा लोगों के या और क्या लिखा हुआ? और लोगों के कल्याण के लिए कार्य करूँगा। यहाँ पर ये शब्द देखने के लिए मिलते हैं, यानी स्वयं भारत को जो राष्ट्रपति है वो संविधान के संरक्षण की, परिरक्षण की और किसकी? प्रतिरक्षण की शपथ लेता है और लोगों के कल्याण की बात करता है। जैसे मैंने आर्टिकल 53 में आपको बताया है कि भारत की जो कार्यपालिका शक्ति है, संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। और वहाँ पर राष्ट्रपति क्या करेंगे, उसमें क्या क्या अर्थ होता है संघ की कार्यपालिका शक्ति का? संघ के जो विधि विधान नियम हैं उनको लागू करवाना, प्लस जो भी लोगों के कल्याण की बात है उनको भी, और प्लस विदेश नीति भी, ये सारी की सारी किस में शामिल होती हैं? संघ की कार्यपालिका शक्ति में शामिल होती हैं, जिनका मुखिया कौन होता है? स्वयं राष्ट्रपति होता है। ये आर्टिकल 53 में प्रावधान किया गया था। यहाँ शब्दों की बात करूँ मैं शपथ के, तो वहाँ पर मैं संविधान का परिरक्षण, संरक्षण तथा ये शुरुआती शब्द हैं जो राष्ट्रपति शपथ में लेता है। तो ध्यान से आप लोग देख लेना, यदि आप लोग देखते हो तो शपथ क्या है। अब हम बात करते हैं इसके संबंध में कि राष्ट्रपति को वेतन कितना मिलेगा, उसके संबंध में कहाँ पर प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति को कोई रहने के लिए घर मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, उनके संबंध में क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है, उसकी हम यहाँ पर बात करते हैं। तो अच्छे से आप लोग इस बात को भी समझना। अब हम बात करते हैं, देखो आर्टिकल हमारे ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि जो हमारा मेन टारगेट है वो है कि इनके अंदर लिखा क्या है और सिस्टमेटिक वे से हमें पढ़ना कैसे है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 59 में प्रावधान किया गया है किसका? कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनका वेतन कितना होगा, उनको सैलरी कितनी दी जाएगी, ये सारे के सारे प्रावधान कहाँ देखने के लिए मिलते हैं? ये आर्टिकल नंबर 59 में देखने के लिए मिलते हैं। और इसी में ही राष्ट्रपति के लिए शर्तों का भी प्रावधान किया गया है इसी आर्टिकल में, कि राष्ट्रपति के लिए क्या शर्त होनी चाहिए। जैसे शर्त, यदि राष्ट्रपति का पद का पर्चा आपको भरना है तो वहाँ पर उम्मीदवार आप बनते हो तो उस कंडीशन में आप क्या नहीं होने चाहिए? पहला, किसी भी जो राज्य विधानमंडल में या फिर राज्य विधानसभा के आप लोग सदस्य नहीं होने चाहिए, आपको त्यागपत्र देना होगा, ये पहली कंडीशन आती है। और दूसरे की मैं बात करूं, संघ सरकार में आप मंत्री नहीं होने चाहिए यदि आप उम्मीदवार बनते हैं तो। ये यहाँ पर शर्त का भी प्रावधान आर्टिकल नंबर 59 में किया है। हालांकि जब मैंने आपको योग्यताएं बताई थी वहाँ भी आपको लिए बताया था कि अब ये शर्त की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो वहाँ पर शर्त की कंडीशन क्या है? किसी भी राज्य सरकार में मंत्री नहीं होने चाहिए, किसी भी
उनको त्यागपत्र देना होगा यदि राष्ट्रपति बनते हैं तो। ये कंडीशन आप लोग याद रख लेना। और लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए राष्ट्रपति, ये भी शर्त यहाँ देखने के लिए मिलती है। और शर्त के लिए क्या प्रावधान है इसमें कि लाभ का पद कौन सा नहीं हो सकता है, ये आर्टिकल 58 में मैंने आपको बता ही दिया है, तो उसको भी आप लोग देखना अच्छे से, कौन से लाभ के पद में शामिल नहीं होते हैं। तो इसमें राष्ट्रपति की शर्तों का प्रावधान किया गया है, शर्तों का प्रावधान किया गया है, ये भी आप लोग याद रखना। और लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ये सारी की सारी शर्त वहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। और यहाँ राष्ट्रपति के वेतन का प्रावधान यहाँ देखने के लिए मिलता है, वेतन का प्रावधान। और कितना है राष्ट्रपति का वेतन, तो आप लोगों को सबको ही पता होगा कितने हैं, 5 लाख रुपए प्रति माह। 5 लाख प्रति माह वेतन है किसका, ये राष्ट्रपति का। 5 लाख रुपए प्रति माह राष्ट्रपति का वेतन है। और बात की जाए यहाँ पर राष्ट्रपति को निवास के लिए क्या मिलता है, तो राष्ट्रपति को रहने के लिए या निवास के लिए क्या मिलता है, राष्ट्रपति भवन मिलता है। यानी राष्ट्रपति भवन किसके लिए होता है, राष्ट्रपति के लिए होता है, जिसको हम संसद का पूरा एक कंप्लीट मान सकते हैं। वहाँ पर राष्ट्रपति भवन इसके लिए रहने के लिए यहाँ पर मिलता है राष्ट्रपति को। ये भी आप लोग बात याद रखना, 59 आर्टिकल में यहाँ दिया गया है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लो। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 61। यदि कोई राष्ट्रपति कुछ ऐसा कर देता है, कैसा कर देता है, यदि राष्ट्रपति को हटाया जाए तो उसके संबंध में क्या कंडीशन है, किन कारणों से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है 5 वर्ष से पहले ही। जो महाभियोग शब्द है उसकी कंडीशन की प्रक्रिया को अब हम समझते हैं। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट इसकी प्रक्रिया की। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। ध्यान से आप लोग अच्छे से इस बात को समझना। अब यहाँ पर हम किसके बारे में बात करते हैं, आर्टिकल 61 में प्रावधान किया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। किस प्रकार से महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति पर चलती है और क्यों महाभियोग लगाया जाता है, इसका भी आप लोग ध्यान से समझो इसको भी। अब यहाँ पर बात करें राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया क्यों जाता है, उसको हटाने के लिए क्यों ऐसा करते हैं पहले ही। तो महाभियोग का सबसे पहला और मेनली कारण यही होता है जिससे राष्ट्रपति को हटाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रपति को संविधान का, ये शब्द यहाँ देखने के लिए मिलता है, इसको मैं लिखता हूँ अलग मार्कर से, संविधान का अतिक्रमण करने
भारत में राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण करने पर महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाता है। अच्छे से आप लोग इसको याद रखना। और यहाँ पर संविधान का अतिक्रमण करने का मतलब क्या है? यदि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति कार्य नहीं कर रहा है तो उसके संबंध में कौन इसको हटा सकते हैं, अब हम उनकी बात करेंगे। तो संविधान के अनुसार यदि पालन नहीं करता है राष्ट्रपति तो वहाँ पर उसको बोलते हैं अतिक्रमण। संविधान का अतिक्रमण राष्ट्रपति कर रहा है। और किसको ऐसा पता लगेगा कि राष्ट्रपति संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है? तो ऐसा बताएगा कौन, या कौन इनको हटाएगा? भारत का जो राष्ट्रपति है इसको हटाएगा कौन? तो यहाँ हम बात करते हैं महाभियोग की प्रक्रिया किस प्रकार शुरू होती है। तो ये बात आप लोग याद रखना, महाभियोग की प्रक्रिया लगती कब है? संविधान का अतिक्रमण करने पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है। अब यहाँ इसमें शामिल कौन होता है महाभियोग की प्रक्रिया में, उसको आप लोग समझो। तो संविधान में महाभियोग की जो प्रक्रिया है या महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के सदस्य शामिल होते हैं। कौन होता है? संसद के सदस्य शामिल होते हैं। और कौन से सदस्य शामिल होते हैं, कितने किस प्रकार से शामिल होते हैं, ये आप लोग ध्यान से सुनो इस बात को। संसद के सदस्य यहाँ पर शामिल होते हैं। अब यहाँ सुनो प्रक्रिया शुरू कैसे होती है। यदि लगता है संसद के सदस्यों को, जैसे लोकसभा है और लोकसभा के सदस्यों को लगता है कि वह जो राष्ट्रपति है वो संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, या फिर राज्यसभा के सदस्यों को ऐसा लगता है कि जो राष्ट्रपति है वो संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, तो जिस भी सदन में ये प्रक्रिया शुरू होगी उससे पहले, जिस भी सदन में ये प्रक्रिया शुरू होने ही वाली होती है, तो उससे पहले, और कितने दिन पहले? उससे 14 दिन पहले प्रक्रिया के शुरू होने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दे दी जाती है। ये यहाँ पर प्रक्रिया शुरू होने से ही पहले बताया जाता है राष्ट्रपति को 14 दिन पहले कि आप पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाएगी। और इसके संबंध में राष्ट्रपति का यदि अपना बचाव करना है राष्ट्रपति को, तो इन 14 दिनों के अंदर ही यदि वो संबंध बताते हैं कि इस संबंध में आपने ऐसा किया है, तो वहाँ पर अपना एविडेंस रखने के या अपना पक्ष रखने के, अपने साक्ष्य रखने के लिए राष्ट्रपति क्या करते हैं, इन 14 दिनों के अंदर ही क्या करते हैं, उस प्रक्रिया को देखते हैं, यानी किस कारण से महाभियोग लगाया जाता है उसके संबंध में साक्ष्य इकट्ठे करके उनके सामने प्रस्तुत होते हैं, ताकि ये बताया जा सके सच क्या है और झूठ क्या है। इस कारण से ही 14 दिन पहले सूचना दी जाती है राष्ट्रपति को। अब यहाँ अच्छे से एक बात आप लोग याद रखो कि इस 14 दिन के अंदर ही, ये जो 14 दिन हैं, इसमें क्या कितने सदस्य शामिल होंगे उनका भी कोई प्रावधान किया गया है या नहीं किया गया है। तो यहाँ पर बिल्कुल 14 दिन पहले जो सूचना पत्र राष्ट्रपति को दिया जाता है उसमें कितने सदस्य शामिल होते हैं उसको भी आप लोग अच्छे से याद रख लेना। चाहे लोकसभा में शुरू किया गया हो पहले या चाहे राज्यसभा में शुरू किया गया हो, तो इनमें
उससे संबंधित जो भी सदन होगा उसके टोटल सदस्यों का 1/4 सदस्यों के उस सूचना पत्र पर क्या होने चाहिए, हस्ताक्षर होने चाहिए, जो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को दिया जाता है। तो आप लोग क्या लिखना है, इस सूचना पत्र पर जो राष्ट्रपति को दिया जाता है, संबंधित सदन के कुल सदस्यों के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। यहाँ ये प्रावधान देखने के लिए मिलता है। यानी जो भी सूचना दी जाएगी, सूचना पत्र दिया जाएगा राष्ट्रपति को, तो उस पर कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, जो टोटल जो भी संबंधित सदन है, चाहे लोकसभा हो और चाहे राज्यसभा हो, उनका 1/4 सदस्यों के उस सूचना पत्र पर हस्ताक्षर होने चाहिए। ये आप लोग अच्छे से बात याद रख लेना। अब यहाँ पर बात आती है कि राष्ट्रपति ने क्या किया, जिस सदन से प्रस्ताव को लाया गया सबसे पहले 14 दिन पहले, जिस भी सदन ने सूचना दी, उसमें क्या किया जाता है, उसमें उस प्रस्ताव को क्या किया जाता है, मान लिया जाता है, और मानने के बाद क्या किया जाता है, उस प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाता है कि उन 14 दिनों के बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का पहला, यानी लोकसभा में उसको शुरू किया गया था, और लोकसभा में क्या किया जाता है, वह प्रस्ताव पारित हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यदि प्रस्ताव पारित होता है तो किस प्रकार पारित होगा, ये आप लोग सुनो। यदि लोकसभा में शुरू होता है तो लोकसभा की प्रस्ताव लोकसभा में शुरू होता है तो इसके पारित होने के लिए 2/3 सदस्यों का बहुमत होना आवश्यक है। बहुमत होना आवश्यक है, ये आप लोग बात याद यहाँ पर रखना। और यहाँ पर ये अच्छे से आप लोग बात याद रखो कि प्रस्ताव लोकसभा में शुरू होता है तो इसके पारित होने के लिए 2/3 सदस्यों का बहुमत होना आवश्यक है। और ये 2/3 सदस्य होंगे कौन, इसको आप लोग समझो। जैसे राष्ट्रपति की वर्तमान में संख्या की बात की जाए तो 545 वर्तमान में कंडीशन है, वैसे टोटल 552 हैं, पर 545 सदस्य क्या होते हैं, हमारे चुने जाते हैं। और 545 का 2/3 यानी टोटल सदस्यों का 2/3 क्या होना चाहिए, यहाँ पर उस बहुमत पर, उस प्रस्ताव पर क्या होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए, यदि प्रस्ताव को पारित करना है तो। और यदि इस 2/3 बहुमत से क्या हो जाता है, वह प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो वह सेम प्रक्रिया के माध्यम से अगले सदन में जाएगा। समझ गए ना, एक सदन की प्रक्रिया कंप्लीट होगी तो टोटल का 2/3 तो क्या हो जाएगा, अगले सदन में जाएगा फिर। और उसके बाद अगला सदन ऐसा नहीं है कि तुरंत ही इसको पारित कर देगा या पास कर देगा। उसके कंडीशन में उस सदन को ये पूरा अधिकार होता है कि पहले ये जांच करेगा खुद या फिर किसी न्यायालय से जांच करवाएगा
कि राष्ट्रपति पर जो लगे हुए आरोप हैं वह आरोप सही हैं या फिर गलत हैं, तो वहाँ पर अगला सदन, जैसे लोकसभा के बाद प्रस्ताव राज्यसभा में जाएगा, तो उस कंडीशन में राज्यसभा राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की क्या कराएगी, जांच कराएगी, जिस कारण से उस प्रस्ताव के यदि दोष सही पाए जाते हैं तो राष्ट्रपति पर क्या होता है, प्रस्ताव को 2/3 सदस्य संख्या से या बहुमत से पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति उस तारीख से हटा हुआ मान लिया जाता है। ये कंडीशन आती है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष से पहले ही क्यों हट सकता है, जो मैंने आपको आर्टिकल 56 में बताई थी और कहा था आर्टिकल 61 में 61 में प्रक्रिया का प्रावधान है कि किस तरीके से हटाते हैं, तो ये बात आप लोग याद रख लेना। भारत में केवल संविधान का अतिक्रमण करने पर ही राष्ट्रपति को हटाया जाता है, जबकि अमेरिका के संविधान में, भारत में अमेरिका के संविधान में राष्ट्रपति को घूस लेने पर, भ्रष्टाचार के आरोप में भी क्या किया जा सकता है, हटाया जाता है या हटाया जा सकता है। ये भी आप लोग याद रखना। भारत के लिए बात करें तो वहाँ एक ही शब्द देखने के लिए मिलता है, संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अपने उसके पद से हटाया जाता है। ये आप लोग अच्छे से याद रख लेना। अब यहाँ पर बात आती है कि राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है। इस बात को आप लोग याद रख लो कि राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है। ये लास्ट पॉइंट होता है हमारा राष्ट्रपति से संबंधित। उसके बाद मैं इसको रिवाइज आपको करा दूंगा, फिर आप लोग ध्यान से इसको याद रख सकते हैं। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि किस प्रकार राष्ट्रपति दोबारा बन सकता है या फिर नहीं बन सकता, उनके संबंध में क्या दिया गया है भारत के राष्ट्रपति के संबंध में प्रावधान। तो लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं राष्ट्रपति का री इलेक्शन या पुनर्निर्वाचन किस तरीके से होता है और उसका प्रावधान कहाँ देखने के लिए मिलता है। आर्टिकल नंबर 57 57, यहाँ क्या देखने के लिए मिलता है, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। यानी री इलेक्शन यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि भारत में राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है। कोई भी व्यक्ति या कोई नागरिक जो राष्ट्रपति बन चुका है एक बार, तो उसके संबंध में क्या प्रावधान यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। तो ध्यान से आप लोग देखो इधर, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन भारत में कोई भी नागरिक जो राष्ट्रपति बनने की शर्तों को पूरा करता है, बनने की शर्तों को बनने की शर्तों और योग्यताओं को पूरी करता है तो वह कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। ये प्रावधान कहाँ देखने के लिए मिलता है, ये भारत में प्रावधान देखने के लिए मिलता है कि कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति की शर्तों प्लस योग्यताओं को पूरी करता है वह कितनी भी बार क्या बन सकता है, भारत में राष्ट्रपति बन सकता है। और यदि हम बात करें भारत में
या भारत में कितनी बार भी बन सकता है। और बात हम करें अमेरिका की, तो वहाँ पर कितनी बार बन सकता है अमेरिका में। तो अमेरिका में राष्ट्रपति केवल एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। ये अच्छे से आप लोग बात याद रख लेना। और हमने बात की थी जब योग्यता आर्टिकल 58 हम पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर हमने बात की थी भारत में केवल नागरिक होना ही जरूरी होता है, उसका जन्म हुआ हो तो भी बन सकता है, और यदि जन्म नहीं हुआ है और भारत का नागरिक है तो भी राष्ट्रपति बन सकता है। जबकि अमेरिका की हम बात करें तो अमेरिका में ये शर्त है कि उसका जन्म भी कहाँ होना चाहिए, जन्म भी अमेरिका में होना चाहिए। नागरिक तो अमेरिका का हो ही, पर उसका जन्म भी कहाँ हुआ हो, अमेरिका में हुआ हो तो वह क्या बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। ये बात आप लोग याद रख लेना अच्छे से। कोई भी आपको डाउट लगता है, कुछ भी आपका क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसको जवाब आपको मिल जाएगा। और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग इसको शेयर करना, लाइक करना, लाइक तो आप लोग कर दिया करो, और बाकी कमेंट्स में आप तो बताना। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद हम पढ़ेंगे अब राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। ये था आर्टिकल में क्या क्या प्रावधान राष्ट्रपति के लिए हैं, कहाँ राष्ट्रपति है, उसका क्या कार्य है, कितनी योग्यताएं हैं, उसके लिए निर्वाचन विधि क्या है, निर्वाचक मंडल कौन होता है, कार्यकाल कितना होता है, पदावधि के दौरान शपथ दिलाता कौन है, कैसे हटाया जाता है, वेतन कितना होता है, कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, इन सभी तथ्यों के बारे में कंप्लीट मैंने आपसे बात की है। तो आप लोग इसको शेयर करना और लाइक तो आप लोग करना ही है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो इसका। कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।